दोस्तों, हमारे नए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए हम जीवन से जुड़े हर पहलू पर नई और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ वीडियो के रूप में आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। यह प्रेरणादायक विचार है आज़ाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर स्थित एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ। शास्त्री जी के पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव पेशे से शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी श्रीवास्तव था। शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जब वे सिर्फ 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। वे अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें सभी प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। पति की मृत्यु के पश्चात उनकी माता अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के यहाँ मिर्जापुर आ गई। शास्त्री जी का बचपन यहीं पर अपने नाना के यहाँ गुजरा। यहीं पर उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। कठिन एवं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी उनकी माता ने उन्हें आदर्श संस्कार एवं उच्च विचार प्रदान किए, जिसके कारण ही उन्होंने आगे चलकर देश का नेतृत्व किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अपने चाचा के यहाँ वाराणसी भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। तभी से वे अपने नाम के आगे शास्त्री लिखने लगे। शास्त्री जी का व्यवहार अत्यंत ही सरल एवं सादगीपूर्ण था। ईमानदारी एवं उच्च आदर्श उनके खून में थे। जब वे 11 वर्ष के थे तभी से उनका मन देश में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों की ओर आकर्षित होने लगा था। बचपन में ही शास्त्री जी ने मन बना लिया था कि वे भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देंगे। सन 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर में रहने वाले गणेश प्रसाद जी की पुत्री ललिता देवी से हुआ। लाल बहादुर शास्त्री एवं ललिता शास्त्री के 6 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्रियां कुसुम एवं सुमन तथा 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील एवं अशोक थे। शास्त्री जी शुरू से महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे तथा उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब उन्होंने अपनी माता राम दुलारी देवी को यह बताया कि वह भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो यह सुनकर उनकी माता को काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि उनके जीवन की एक आस उन्हीं से थी। किंतु वह जानती थी कि उनके पुत्र ने जो फैसला कर लिया है वह उसे बदलेगा नहीं। शिक्षा पूरी करने के बाद ही वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें सन 1921 का असहयोग आंदोलन, सन 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। इन सभी आंदोलनों में वे कई बार जेल भी गए।
द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की रात को बंबई से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो एवं भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर मरो नहीं मारो का आह्वान जनता से किया। उनके इस नारे ने क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए शास्त्री जी ने इस आंदोलन को चलाया। 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने देश में प्रथम महिला कंडक्टर की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार करना जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। शास्त्री जी की मेहनत, स्वच्छ एवं साफ सुथरी छवि अथवा उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस पार्टी को 1952, 1957 एवं 1962 के चुनावों में भारी बहुमत मिला। 27 मई 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक निधन हो गया। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, किंतु उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रधानमंत्री के पद के लिए नेहरू जी के समान लोकप्रिय एवं उन्हीं की तरह राजनीतिक सोच रखने वाले किसी व्यक्ति का चुनाव करना। सभी प्रमुख राजनेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने यह तय किया कि नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस तरह शास्त्री जी को अपनी स्वच्छ एवं सरल छवि के कारण देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। पदभार ग्रहण करते ही शास्त्री जी ने सर्वप्रथम देश में बढ़ रही अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगाने की योजना बनाई। देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने पर शास्त्री जी ने देशवासियों से यह आह्वान किया कि देश का हर एक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन उपवास रखे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले कुछ राजनेता शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अपने छोटे कद एवं अत्यंत साधारण रहन सहन के कारण कुछ लोगों ने उन्हें मजाक का विषय भी बनाया, किंतु शास्त्री जी इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए लगातार देश हित में निर्णय लेते रहे। इन सभी स्थितियों को भांपते हुए पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को यह लग रहा था कि कश्मीर पर कब्जा करने का यह सबसे अच्छा मौका है, किंतु पाकिस्तान की यह चाल उल्टी पड़ गई। इस चुनौतीपूर्ण समय में ही पूरे विश्व ने शास्त्री जी की निर्णय क्षमता को देखा। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान में घुस गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 97 अमेरिकी बैटल टैंकों को नष्ट कर दिया और 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ते हुए पाकिस्तान की 710 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले ली। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर से भारतीय सेना महज 12 किलोमीटर दूर थी और किसी भी समय लाहौर पर कब्जा कर सकती थी।
किंतु उसी समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। 26 सितंबर 1965 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने कहा, अयूब खान ने यह ऐलान किया था कि वे दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा उन्हें दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। शास्त्री जी ने 21 अक्टूबर 1965 को इलाहाबाद के उरवा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान से युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाने के लिए शास्त्री जी को आमंत्रित किया। सोवियत संघ के ताशकंद को इस वार्ता के लिए चुना गया। सोवियत संघ ने इस शांति वार्ता के लिए 4 जनवरी 1966 की तारीख निर्धारित की। 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान एवं भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच रूस की मध्यस्थता के बीच वार्ता शुरू हुई। कई दौर की बैठकों के बाद भी दोनों देशों के बीच समझौता होना मुश्किल होता जा रहा था। समझौते के अनुसार भारत को जीती हुई 710 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान को वापस देनी थी और अपनी अपनी सेनाओं को पहले की स्थिति में वापस पहुंचाना था। शास्त्री जी किसी भी हालत में इस शर्त को मानने को तैयार नहीं थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। समझौते के पश्चात शास्त्री जी ने कहा था, समझौता तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को उसकी जमीन भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज कुछ घंटों के पश्चात ही लाल बहादुर शास्त्री की सोवियत संघ के ताशकंद में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया। भारत अपने छोटे कद के बड़े व्यक्तित्व वाले एक महान सपूत को खो चुका था। मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। उनका शव जब परिवार को सौंपा गया तब तक उनका शरीर नीला पड़ चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ना ही ताशकंद में और ना ही भारत में। आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण पोस्टमार्टम की इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया में चूक हो गई या फिर जानबूझकर की गई? इस सवाल का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। शास्त्री जी का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उस महान व्यक्तित्व को हम सभी का सत सत नमन।